हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपने वीडियो को, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संपूर्ण आधुनिक भारतीय इतिहास से होने वाली है, जिसको एक नज़र में देखेंगे हम लोग। जी हाँ, बिल्कुल एक नज़र में ही देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में अगर एक नज़र में भी आप लोग देख पा रहे हैं तो यही बहुत है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में पूरा रिविज़न करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो लोग पहले से रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, बट जो लास्ट टाइम में रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए तो यही है कि आप लोग जितने हो सके प्रैक्टिस सेट बनाइए, PYQs बनाइए और जितने भी वन लाइनर फैक्ट्स हैं उनको देखते जाइए, ताकि एग्ज़ाम में आपको वहाँ से रिकॉल कर पाइए और क्वेश्चन को वहाँ पे ईजिली टैकल कर पाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। उससे पहले एक छोटा सा और इंट्रो है आपको कि संपूर्ण आधुनिक भारतीय इतिहास के ही तरह हमारी संपूर्ण भारतीय भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और संपूर्ण आपको विज्ञान के भी वीडियोज़ आ रखे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल विजिट करके देखिए, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ताकि आपके क्वेश्चंस वहाँ से बन सके। इसलिए हमने उस टाइप के वीडियोज़ को लाया है। और ये भी आपको 7th पार्ट है इतिहास का। तो यहाँ से आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से आपको सारे के सारे रिविजन्स हो जाएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपको आधुनिक इतिहास के, वो सारे ख़त्म होने वाले हैं आज। तो पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो को देखिए, थोड़ी सी लंबी होगी, बस बार बार देखिएगा तो याद भी हो जाएगी। और इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? तो कमेंट सेक्शन में मिलेगा एज़ यूजुअल, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं और PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। बस ये समझिएगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स हैं ना, आपको पूरा याद रखना पॉसिबल ही नहीं है। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं, वरना तो आप लोग PDF से भी पढ़ सकते हैं ना। तो खुद भी आप लोग समझ सकते हैं कि वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, 23वां अधिवेशन कब और कहाँ पे हुआ था? तो 23वां अधिवेशन कब हुआ था, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपको कि इसका ईयर कब और कहाँ पे हुआ था। तो ये आपको 1907 का अधिवेशन, जिसको सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष कर रहे थे। और इसी अधिवेशन में आपको कांग्रेस संविधान का निर्माण भी हुआ था। लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको कन्फ्यूज जो करेगा क्वेश्चन कि डॉक्टर रास बिहारी घोष या डॉक्टर रास बिहारी बोस, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। आपको ऑप्शन जो मिलेगा ना वो इसी तरीके से होगा कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको रास बिहारी घोष की जगह पे बोस देके कंफ्यूज करेगा। तो आप लोग किस पे जाइएगा? रास बिहारी घोष पे जाइएगा। और जिसकी वजह से आपको ये जो था ना, आपको नरम दल और गरम दल, ये आपको बट गया था। इसका मेन रीज़न भी आपको यही था कि गरम दल जो थे वो आपको रास बिहारी बोस को बनाना चाहते थे अध्यक्ष, लेकिन नरम दल आपको रास बिहारी घोष को बनाते हैं। इसी वजह से कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, जो कि इसका मेन पॉइंट है कि 1907 के अधिवेशन में क्या होता है, तो कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में। आगे देखते हैं हम लोग 24वां अधिवेशन। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो इसको स्किप करते जाइए। 24वां, 25वां, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 26वां अधिवेशन, ये भी आपको इसका ईयर और कहाँ पे हुआ था और कौन अध्यक्षता कर रहे थे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहीं पे जनगण मन गाया गया था। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार जनगण मन कौन से अधिवेशन में गाया गया और कहाँ पे हुआ था। तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन, पंडित बिसन नारायण दर। क्योंकि बहुत सारे अधिवेशन हैं, आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगी कि याद करने में। अगर PDF से पढ़ रहे हैं आप लोग तो बस आप लोगों को लगेगा कि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग बना रहे हैं या टेस्ट सीरीज भी बना रहे हैं कहीं से अच्छी क्वालिटी में, तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट है बस उसको ही पढ़ा जाता है एग्जाम के टाइम में। हर चीज़ को पढ़ना इतना अच्छा नहीं है। आगे देखिए 27वां अधिवेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम्स के लिए तो और भी ज़्यादा, क्योंकि ये बिहार में हुआ था। 27वां अधिवेशन 1912 बांकीपुर पटना में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो RN मुधोलकर कर रहे थे। कि भी याद रखिएगा, RN मुधोलकर। और 27वें अधिवेशन में ही कांग्रेस ने ह्यूम को पिता कहा था। कांग्रेस का पिता किसको कहा जाता है? ह्यूम को कहा जाता है 27वें अधिवेशन में। 28वां अधिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 19वां भी आपको नहीं है। यहाँ देखिए लोग डायरेक्ट किस पे आएंगे? 1916 के अधिवेशन पे, जो कि लखनऊ अधिवेशन है। और 31वां अधिवेशन है, बस ये याद रखिए, लखनऊ अधिवेशन 1916। ये आपको नहीं पूछेगा 31वां या 30वां, बस यहाँ पे 27वां इंपॉर्टेंट था, इसलिए 27वां अधिवेशन 1912 याद रखिएगा। यहाँ देखिए 31वां अधिवेशन 1916 का अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन बोला जाता है। और ये आपको कहाँ कौन अध्यक्षता कर रहे थे? इसकी अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। और यहाँ पे क्या हुआ था? तो मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था। क्या हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में,
जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ समझौते का विरोध किसने किया था, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको मदन मोहन मालवीय मिल जाएगा ना तो कोई भी मदन मोहन मालवीय को टिक नहीं करेंगे। मतलब लखनऊ से या 1916 से कुछ भी आता है तो मदन मोहन मालवीय को लोग अच्छी चीज़ों में टिक करते हैं। अगर लखनऊ समझौता का विरोध होगा तो वो नहीं करेंगे, इसलिए इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि लखनऊ समझौता जो हुआ था उसके विरोध में थे मदन मोहन मालवीय। आगे देखते हैं हम लोग, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन के मांग को स्वीकार कर लिया गया था। तो ये आपको कब हुआ था, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का 31वां अधिवेशन जो कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। 32वां अधिवेशन 1917 कलकत्ता हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी, तो ये आपको कर रही थी एनी बेसेंट। ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट जो थी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही थी 1917 कलकत्ता वाला अधिवेशन। आगे देखते हैं हम लोग, 32वें अधिवेशन के बाद विशेष अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, 1920 में हुआ था। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, कांग्रेस का दूसरा विभाजन यहाँ पे हुआ था। देखिए इस विशेष अधिवेशन 1920 में, ये सब इतना नहीं पूछता है। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई, तो ये है आपको 1920 का विशेष अधिवेशन जो कि कहाँ पे हुआ था, बम्बई में हुआ था। याद रखिएगा बम्बई में दूसरा विभाजन हसन इमाम 1920 के विशेष अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अब देखिए 1918, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 1919 का अमृतसर वाला, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि पंडित मोतीलाल नेहरू कर रहे थे इसकी अध्यक्षता। 1919 अमृतसर, 1920 कलकत्ता, राष्ट्रीय संविधान नहीं, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, डायरेक्ट आ जाएंगे कहाँ पे, तो 37वां अधिवेशन 27 हुआ था बिहार में और डायरेक्ट उसके 10 साल बाद 37वां अधिवेशन, तो याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। 1922 में हुआ था ये आपको 10 साल बाद, 1912 में बांकीपुर पटना, 1922 में गया में हुआ था 37वां अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो देश बंधु चित्तरंजन दास कर रहे थे। कौन कर रहे थे, चित्तरंजन दास, जिनको देश बंधु भी बोला जाता है। और इसी के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी पार्टी का गठन करते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलके, क्योंकि ये बिहार का जो सेशन हुआ था 37वां उसके बाद हुआ था, 1923 में हुआ था। तो आप लोग ये बताइए कि कौन सी पार्टी का गठन करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 1923 का काकीनाडा, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ये पूछता है कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और कौन सा अधिवेशन था, 1923 का दिल्ली अधिवेशन। 39वां अधिवेशन 1924 में हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी का एक सिंगल अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, वो एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की उन्होंने, जो कि 1924 का बेलगाम अधिवेशन था। आगे है 40वां अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। वहाँ पे हमने क्या देखा था, एनी बेसेंट जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर बोले तो श्रीमती सरोजनी नायडू, जो कि 1925 का कानपुर अधिवेशन। आगे देखते हैं हम लोग, किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था, तो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन, इसी में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ सब ये सब आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एम अंसारी स्वाधीनता की मांग करते हैं, स्वाधीनता की, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1929 लाहौर अधिवेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वहाँ पे क्या हुआ था, तो पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी उन्होंने। कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग रखते हैं 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और आगे का जो है आपको 1931 का कराची अधिवेशन, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि 1931 का कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित करते हैं, कौन करते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित होता है। 1931 का कराची अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उसको देखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। इसलिए ये कोट जो है ना आपको बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है, और ये आपको कराची अधिवेशन 1931 वाला है। 1932 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग, डायरेक्ट आएंगे अब 48वें अधिवेशन में, जो कि कौन कर रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछता है तो ये भी ठीक है, इतना याद रखने जैसा नहीं है। सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको हो जाएगा वो यहाँ देखिए 1937 का फैजपुर अधिवेशन, ये भी ठीक ठाक है।
याद रख सकते हैं 1937 में फैजपुर में हुआ था। और कौन कर रहे थे, पहली बार गांव में हुआ था यह अधिवेशन, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फैजपुर वाला। 1937 फैजपुर प्रथम बार आपको गांव में आयोजित हुआ था और अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये है, ये देखिए 1938 का जो है हरिपुरा अधिवेशन और 1939 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे हरिपुरा अधिवेशन। और आगे देखिए सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण त्याग पत्र दे दिया। और तब कौन बनते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। और इस घटना से कौन सा अधिवेशन रिलेटेड है, तो ये आपको त्रिपुरी अधिवेशन था। त्रिपुरी अधिवेशन था 1939 का। सुभाष चंद्र बोस बनते हैं क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया को हरा देते हैं सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गांधी जी से विवाद होने के कारण वो त्याग पत्र दे देते हैं। और किसको बनाया जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है 1939 का त्रिपुरी सेशन। आगे देखते हैं हम लोग 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। ये कौन कर रहे थे, अब्दुल कलाम आज़ाद कर रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। आचार्य JB कृपलानी आज़ादी के समय अध्यक्ष थे, तो कौन सा है ये आपको 1946 का, JB कृपलानी आज़ादी के समय अध्यक्ष 1946। आगे देखेंगे हम लोग, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पुरुषोत्तम दास टंडन, पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया, तो देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपको 1889 का बम्बई अधिवेशन, पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, तो ये कौन थी, कादम्बरी गांगुली थी। कौन थी, कादम्बरी गांगुली थी। कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष कौन कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे जो कि इलाहाबाद 1888, विलियम वेडरबर्न थे, अल्फ्रेड वेब थे और हेनरी कॉटन थे। बस ये नाम याद रखिएगा, ईयर याद नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। कौन कौन थे, जॉर्ज यूले, वेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन थे। क्या 1935 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था, तो नहीं हुआ था। 1947 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि PDF से पढ़ने का यही एक गलत चीज़ है ना, कि PDF अगर आप लोगों के पास है तो बस पूरा लगता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता है। अगर एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं हम लोग, और जो लोग भी PYQs बना रहे हैं उनको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, इसलिए PYQs पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और एग्जाम टाइम है तो बस रिविजन करना है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हो जाएंगे फिर याद नहीं ही हो पाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि याद नहीं हो पाता, इतना कैसे याद रखें, तो यही मेन रीज़न है, क्योंकि सारा फैक्ट्स आप लोग को एक साथ मिल जाएगा और PDF समझ के पढ़ लीजिएगा तो वो काम नहीं आएगा जो सच है। भारतीय प्रेस का विकास, यहाँ देखने वाले हम लोग भारतीय प्रेस का विकास। बंगाल गजट कब और किस स्थान से प्रकाशित हुआ, तो ये आपको होता है 1780 कलकत्ता से। बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपको जेम्स अगस्टस हिकी। और भारत का प्रथम समाचार पत्र था, क्या था, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, जिसके संस्थापक कौन थे, जेम्स अगस्टस हिकी थे। और ये कब बंद करा दिया गया, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर ध्यान में रखना है तो 2 साल बाद बंद करा दिया गया था। आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा समाचार ने गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कर्मचारियों के दोषों को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने का काम किया, तो बंगाल गजट ने, जिसके तहत उसको 2 साल बाद बंद करा दिया गया। इंडिया गजट, ये कब प्रकाशित हुआ, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया गजट के संस्थापक कौन थे, तो वही आपको जेम्स अगस्टस हिकी। मद्रास कुरियर कब स्थापित हुआ, किस स्थान से प्रकाशित हुआ, तो ये आपको मद्रास से हुआ 1784 में। मद्रास कुरियर के संस्थापक कौन थे, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देखना। बॉम्बे हेरा, तो ये आपको 1789 बम्बई से होता है, ये भी आपको कौन करते हैं, तो जेम्स अगस्टस हिकी करते हैं। दिग्दर्शन कब प्रकाशित होता है, 1818 में, जेम्स अगस्टस हिकी। ये पहला बांग्ला मासिक था, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बांग्ला साप्ताहिक। हाँ, यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपको, मीरतुल अखबार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीरतुल अखबार। इसके संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे और प्रथम फारसी पत्रिका थी। कहाँ से होता है प्रकाशित, किस ईयर में, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन इसके संस्थापक है और किस भाषा में है ये इंपॉर्टेंट है। मीरतुल अखबार प्रथम फारसी पत्रिका है, राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक है। जामे जहानुमा, ये आपको कौन करते हैं, तो ये आपको एक अंग्रेजी फर्म है, उर्दू में प्रथम समाचार पत्र है जामे जहानुमा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जामे जहानुमा। आगे देखिए बंगदूत, बंगदूत भी आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके संस्थापक बहुत ज़्यादा हैं। देखिए यहाँ पे राम मोहन राय है, आपको द्वारकानाथ टैगोर है, अन्य 4 भाषा में हुआ था ये दोनों देखिए बंगदूत। उदंत मार्टन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, उदंत मार्टन, इसके संस्थापक कौन है, तो तुगल किशोर शुक्ल है और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्टन।
बॉम्बे समाचार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉम्बे टाइम्स ये भी नहीं है। आगे देखिए रस्तगुफ्तार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रस्तगुफ्तार, इसके संस्थापक कौन है? दादा भाई नौरोजी, और ये एक गुजराती पत्रिका है। हिंदू पैट्रियट, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। गिरीश चंद्र घोष करते हैं और बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बन जाते हैं। तो ये भी आपको पूछ सकता है कि कौन सी पत्रिका थी जिसके संपादक या संस्थापक पहले गिरीश चंद्र घोष थे और बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी बन गए। तो ये है आपको हिंदू पैट्रियट। आगे है सोम प्रकाश, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक कौन है? द्वारकानाथ भूषण। द्वारकानाथ भूषण याद रखिएगा, और प्रथम बांग्ला समाचार पत्र है। इंडियन मिरर, ये भी इंपॉर्टेंट है। द्वारकानाथ टैगोर है। इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर। बंगाली के संस्थापक गिरीश चंद्र घोष, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मद्रास मेल, मद्रास अमृत बाजार पत्रिका देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका, इसके संस्थापक तो शिशिर कुमार घोष हैं। कौन है? शिशिर कुमार घोष हैं। कौन सा समाचार पत्र बांग्ला समाचार पत्र के रूप में शुरू हुआ लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए 1878 ईस्वी में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया? तो यही था आपको अमृत बाजार पत्रिका, जिसके संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। बंग दर्शन, ये किसकी पत्रिका है? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी की। आगे देखते हैं स्टेटमैन्स के कौन है? तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख सकते हैं। स्टेट्समैन तो रॉबर्ट नाइट, भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे। आगे देखते हैं हम लोग ट्रिब्यून, ये इंपॉर्टेंट है आपको। ट्रिब्यून अगर याद रख सकते हैं, दयाल सिंह मजीठिया, इतना नहीं है। केसरी और मराठा देखिए, तो ये किनकी है? बाल गंगाधर तिलक की। लेकिन कंफ्यूज किस में करेगा? केसरी आपको मराठा में लिखी जाती है, दैनिक आपको केसरी आपको मराठा में और दैनिक आपको मराठा में। यहाँ पे क्या कन्फ्यूज़न किया हुआ है ना? हाँ, केसरी आपको मराठा आपको इंग्लिश में लिखी जाती है और केसरी आपको मराठी भाषा में लिखी जाती है, ये याद रखिएगा बस। तिलक के संपादक बनने के पूर्व केसरी और मराठा का संपादन कौन कर रहे थे? अग्रकर और केलकर कर रहे थे, ऐसे याद रखिएगा, अग्रकर और केलकर कर रहे थे। स्वदेश मित्रम, तो ये किनकी है? जी.एस. अय्यर की। स्वदेश मित्रम जी.एस. अय्यर की। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना कौन करते हैं? किसके द्वारा किया जाता है? बस यही याद रखिएगा। तो सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता है। किसके? पुर्तगालियों के द्वारा। और प्रथम पुस्तक कब और किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो पादरियों, ईसाई जो पादरी थे उनके द्वारा किया जाता है। प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा और प्रथम पुस्तक ईसाई पादरियों के द्वारा। देश के ऐसे प्रथम पत्रकार जिन्होंने कारावास की सजा दी गई थी तो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को दी गई थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। इनाम आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में होता है? तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनाम आयोग याद रखिएगा, वायसराय का उद्देश्य क्या था? भूमि संबंधी विवेचना से था, डलहौजी के टाइम में, बस इतना याद रखिएगा। इनाम आयोग डलहौजी के टाइम में भूमि संबंधी विवेचना थी। स्ट्रेची आपको आता है, स्ट्रेची कमीशन आता है, दुर्भिक्ष आयोग का गठन होता है स्ट्रेची के अध्यक्षता में। आगे देखते हैं हम लोग दुर्भिक्ष आयोग, देखिए यहाँ पे लिटन अकाल निवारण हेतु आता है ये दुर्भिक्ष आयोग, या इसको स्ट्रेची कमीशन भी बोलते हैं। हंटर कमीशन क्यों आता है? विलियम हंटर के द्वारा। ये आपको किसके लिए आता है? तो गवर्नर जनरल वायसराय तथा उद्योग था आपको शिक्षा का विकास के लिए। रिपन और किसके टाइम में आता है हंटर आयोग? रिपन के टाइम में, और शिक्षा के विकास से रिलेटेड है आपको हंटर आयोग। एचिसन आयोग, ये आपको किसके द्वारा आता है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार के लिए आता है, और किसके टाइम पीरियड में? तो डफरिन के। जैसे यहाँ पे हमने देखा हंटर किसके टाइम पीरियड में? रिपन के टाइम में, और शिक्षा से रिलेटेड है। अफीम आयोग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1893 में आता है अफीम आयोग, 1893 में। और अफीम सेवन को रोकने के लिए आता है ये हड़ीसेल। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है बस उसको स्किप करते हुए चलेंगे। सिंचाई आयोग अगर याद रख सकते हैं तो कर्जन के टाइम में, बस इतना ही याद रखिएगा। तो हाँ, यहाँ पे आपको विश्वविद्यालय और थॉमस रैले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थॉमस रैले का जो आता है आपको 1902 में आता है, विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। थॉमस रैले का मिशन विश्वविद्यालय आयोग से संबंधित, तो ये आपको कर्जन और भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेजर आयोग, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं मैक्लेगन समिति, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। यहाँ देखिए सैडलर कमेटी, ये आपको कब आती है? 1917 में। ये भी आपको किससे रिलेटेड है? तो विश्वविद्यालय से रिलेटेड है, बस इतना याद रखिएगा, विश्वविद्यालय से रिलेटेड है सैडलर कमेटी। आगे देखते हैं हम लोग रीडिंग किससे रिलेटेड है? शिक्षा संबंधी विचार हेतु रीडिंग के टाइम में आपको आता है ये छटनी समिति करके है। ली आयोग, तो ली के टाइम में आता है लीडिंग। लोक सेवा आयोग का गठन होता है ली आयोग से, और रीडिंग के टाइम पीरियड में आता है।
आगे है सैंडहर्स्ट समिति, ये आपको किसके टाइम पीरियड में आता है? रीडिंग के, भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार। बटलर, ये इंपॉर्टेंट है, 1927 का बटलर कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इरविन के टाइम में आता है और ये आपको देसी राज्य और अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए आता है। साइमन कमीशन 1927 में आता है, ये आपको किसके टाइम पीरियड में आता है? इरविन के, और 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु आता है। लिंगलिथगो आयोग 1928 में आता है, किसके लिए आता है? तो कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार के लिए। लिंगलिथगो आयोग कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए आता है। हिटले कमेटी या हिटले आयोग है आपको, तो ये श्रमिकों की स्थिति पे आता है। लिंस्डे, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखेंगे हम लोग। हार्टोग कमेटी यहाँ पे है ना, हार्टोग कमेटी, हाँ, तेज बहादुर सप्रू, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्रिप्स आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको कि क्रिप्स आयोग कब आता है? 1942 में, और ये भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए आता है। कैबिनेट आयोग, तो ये आपको पैथिक लॉरेंस 1946, और ये क्यों आता है? तो भारतीयों की सत्ता को हस्तांतरित करने का विचार करने हेतु आता है। आगे देखिए वेवल अकाल प्लान या सार्जेंट आयोग कब आता है? तो ये आपको किससे रिलेटेड है? सार्जेंट आयोग शिक्षा से रिलेटेड है, बस इतना याद रखिएगा, सार्जेंट आयोग शिक्षा से रिलेटेड है। आगे देखते हैं हम लोग उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता, ठीक है, उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता। गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा किसे दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किसे दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और महात्मा की उपाधि किसने और किसको दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को दिया गया था। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, महात्मा कौन बोले थे महात्मा गांधी को? तो रविन्द्रनाथ टैगोर बोले थे। और गुरुदेव कौन बोले थे रविन्द्रनाथ टैगोर को? तो महात्मा गांधी बोले थे। नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर देते हैं, किसको? सुभाष चंद्र बोस को। सरदार की उपाधि वारदोली की महिलाएं देती हैं, किनको? वल्लभ भाई पटेल को। देश रत्न या आजाद शत्रु महात्मा गांधी बोलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कायदे आजद की उपाधि किसको मिलती है? महात्मा गांधी बोलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजद बोलते हैं। देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस को। विवेकानंद, ये किसको बोलते हैं? तो महाराजा खेतरी बोलते हैं स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि देते हैं। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस देते हैं महात्मा गांधी को। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय देते हैं राजा राम मोहन राय को। ये आपको बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि ये उपाधि किसने दी और किसको दी गई, तो इसको याद रखिएगा। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, अब हम लोग उनको देखने वाले हैं, जैसे कि तड़ाइन का प्रथम युद्ध कब और क्या कहाँ हुआ था और इसका परिणाम क्या निकला? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था तड़ाइन के युद्ध में। तड़ाइन का दूसरा युद्ध 1992 में हुआ था, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदावड़ का युद्ध ये हुआ था आपको 1194 में, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग पानीपत की पहली लड़ाई कब और इसका परिणाम क्या हुआ था? 1526 में हुआ था पानीपत का पहला लड़ाई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। खानवा का युद्ध 1527 में, बाबर ने राणा सांगा को हराया। 1528 में क्या हुआ? तो ये आपको होता है चंदेरी का युद्ध, बाबर ने मेदिनी राय को हराया। ये बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए फैक्ट्स हैं, तो इसको स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। घाघरा का युद्ध 1529 में, बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध होता है 1539 में, शेरशाह और हुमायूं के बीच होता है, शेरशाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है, शेरशाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी, अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोटा 1565 विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, तालीकोटा का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576 में, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। पलासी का युद्ध 1757, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। वांडीवास का युद्ध 1760 में, फ्रांसीसियों का पराजय होता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई तो ये आपको 1761, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। बक्सर का युद्ध 1764, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। रोहेला का युद्ध 1774 ईस्वी। खुर्दा का युद्ध 1795, ये आपको निजाम की पराजय होती है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी। प्रथम चीन युद्ध 1962। भारत पाक युद्ध कब होता है? 1965। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। ये सारे फैक्ट्स आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। बार बार मैं ऐसा बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानी देखेंगे हम लोग। हड़प्पा वंश के संस्थापक कौन है और इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो बिंबिसार है और राजधानी है राजगृह। शिशुनाग वंश, शिशुनाग है और राजधानी है वैशाली। नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो महापद्मानंद है और राजधानी कहाँ पे है आपको? तो पाटलिपुत्र में।
मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है, राजधानी पाटलिपुत्र में है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। कण्व वंश हो गया तो वासुदेव कण्व थे और राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक और राजधानी कहाँ पे थी? तो प्रतिष्ठान में। कहाँ पे? प्रतिष्ठान में। कुषाण वंश के संस्थापक कुजूल कैडफिसस और राजधानी कहाँ पे थी? तो पुरुषपुर में थी। कहाँ पे? पुरुषपुर में। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और राजधानी पाटलिपुत्र। वकाटक वंश के संस्थापक कौन है? तो विंध्य शक्ति। कौन है? विंध्य शक्ति है। हून वंश के संस्थापक तोड़मान है और आपको राजधानी थी सियालकोट। वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति और राजधानी थी आपको थानेश्वर और कन्नौज। ये पूछता है आपको थानेश्वर और कन्नौज। वैसे तो ये सारे आपको पूछे गए एग्जाम्स में, तो ये आपको लास्ट पेज है इसका, इस PDF का लास्ट है आपको, तो इसलिए आपको सब एक साथ मगअप हो रखा है, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। पांड्य वंश के संस्थापक, इसकी राजधानी तो नेडियोन है आपको, मदुरै है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं और राजधानी तंजौर। पल्लव वंश सिंह वर्मन चतुर्थ और राजधानी तो कांचीपुरम। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग है और राजधानी कहाँ पे है? तो मान्यखेड़ में है। चालुक्य वंश कल्याणी वंश है, चालुक्य के कल्याणी जो थे उनके बारे में है, तो तैलभ द्वितीय, मान्यखेड़ और कल्याण थे। चालुक्य के बादामी वंश के संस्थापक जयसिंह प्रथम और इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो वातापी में। चालुक्य के बेंगी, ये आपको कहाँ पे थी इनकी राजधानी? तो इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन और राजधानी थी बेंगी। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं चालुक्य कहाँ कहाँ के थे? कल्याणी के, बादामी के और बेंगी के। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन और इनकी राजधानी बार बार पूछा गया है द्वार समुद्रम। यादव वंश भिल्लभ 5 और इनकी राजधानी थी देवगिरी, ये भी पूछा है। कदम वंश मयूर सरमन और राजधानी वनवासी। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम और राजधानी थी अमकोंड। गंग वंश ब्रजहस्त पंचम और इनकी राजधानी थी कुवताल और तलकाड। आगे देखेंगे हम लोग पाल वंश के संस्थापक तो गोपाल थे और राजधानी थी इनकी मुंगेर। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन, राजधानी लखनऊ थी। करकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्पल वंश अगर देख सकते हैं तो बस थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कारकोट वंश दुर्लभ वर्धन, उत्पल वंश अवंती वर्मन, लाहौर वंश लोहार वंश संग्रामराज, वर्मन वंश या कामरूप पुष्यवर्मन, गुज्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, चौहान वंश वासुदेव, परमार वंश उपेंद्र, चंदेल वंश नन्नुक, सोलंकी वंश मूलराज, कलचुड़ी वंश कोकल। ये सब बस देख लीजिएगा एक बारी, अगर ध्यान में रख सकते हैं तो। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और नहीं भी बन पाते हैं तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर इतना नहीं भी पढ़िएगा ना तो फिर भी काम चल जाएगा। आगे देखिए गुलाम वंश के संस्थापक, ये सब इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक और राजधानी कहाँ पे थी? तो दिल्ली। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी और दिल्ली थी इसकी राजधानी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक और राजधानी दिल्ली। सैयद वंश के संस्थापक और इसकी राजधानी तो खिज्र खां और राजधानी कहाँ पे आपको? तो दिल्ली है। लोधी वंश संस्थापक है आपको बहलोल लोधी और राजधानी दिल्ली। संगम वंश, ये बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है, हरिहर और बुक्का और इसकी राजधानी है विजयनगर। चालू वंश नरसिंह, टुल्लु वंश नरसिंह, आरवीडू वंश तिरुमल, ऐसे याद रखिएगा। बहमनी वंश तो हसन गंगू ये आपको पूछा है और राजधानी कहाँ पे? तो बीदर, याद रखिएगा। आदिल शाही वंश, ये सब इतना नहीं पूछता है। निज़ाम शाही, इमाद शाही, ये सब अगर ध्यान में रख सकते हैं तो रखिएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही फैक्ट्स हो जाएंगे और याद रखने में भी प्रॉब्लम आएगी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर और राजधानी कहाँ थी? दिल्ली और आगरा। भोसले वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी और राजधानी थी रायगढ़। आगे है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य वंश के संस्थापक कौन थे? निज़ाम मुल्क थे और राजधानी हैदराबाद। आगे देखेंगे हम लोग सामाजिक सुधार अधिनियम कौन कौन से थे? तो शिशुवध प्रतिबंध कब लागू हुआ था और इससे संबंधित गवर्नर जनरल कौन है? तो ये आपको हुआ था 1798 में और इससे संबंधित गवर्नर जनरल है सर जॉन सॉर है। शिशुवध अधिनियम में क्या विषय था? कि शिशु हत्या पर प्रतिबंध लग गया था। सती प्रथा किससे रिलेटेड है? 1829 लॉर्ड विलियम से। यहाँ पे लॉर्ड विलियम दिया हुआ है, लॉर्ड विलियम बैंटिक होना चाहिए था। सती प्रथा से रिलेटेड वही है आपको। दास प्रथा से कौन है? 1843 एलनब्रो है। कौन है? एलनब्रो है आपको 1843 दास प्रथा से। आगे हिंदू पुनर्विवाह है, इससे रिलेटेड आपको कौन है? तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे शायद लॉर्ड डलहौजी होना चाहिए था, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लॉर्ड डलहौजी है या लॉर्ड कैनिंग है। हिंदू पुनर्विवाह, नेटिव मैरिज एक्ट, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एज ऑफ कंसेंट, ये आपको इंपॉर्टेंट है, 1891 का, लेंसडाउन थे उस टाइम में। आगे देखते हैं हम लोग
एज ऑफ कंसेंट, विवाह की आयु क्या तय कर दी गई थी? 12 वर्ष। शारदा एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको, 1930 में इरविन है। यहाँ पे आपको विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई और लड़कों के लिए 18 वर्ष रखी गई। शारदा एक्ट बस इसलिए याद रखिएगा। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन, फरैजी आंदोलन 1819, फरीदाबाद बंगाल, बस ईयर याद रखिएगा 1819 फरेजी आंदोलन। इसके संस्थापक कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ थे। तायूनी आंदोलन 1839, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देवबंद सहारनपुर, ये आपको इंपॉर्टेंट है, दार उल उलूम अगर पूछ दे तो देवबंद में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन 1875 अलीगढ़ में होता है। इसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे। अहमदिया आंदोलन, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको कौन करते हैं? तो ये आपको कहते हैं गुलाम अहमद करते हैं। आगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये पीडीएफ आपको यहीं पे ख़त्म होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमने सारे वीडियोस में कवर करवा रखे हैं। ये आपको 7th पार्ट था और इसके 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो चैनल विजिट करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आराम से कवर हो जाएगा। तो टेंशन जैसी कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों ने अभी भी प्रिपरेशन नहीं की है ठीक से और बस रिविज़न करना है तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।